बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरोमेटिक वाले चैप्टर में और भी जहाँ जहाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करते हैं इसको, एसिडिक स्ट्रेंथ जहाँ पे डिस्कस करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ जहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉपर्टीज़ में। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बेसिक कंसेप्ट्स के फर्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपके सामने मैंने कुछ जो इंडक्टिव इफेक्ट की हेडिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसको हम समझने के लिए इथाइल क्लोराइड की एक एग्जांपल लेंगे। इथाइल क्लोराइड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन इसको कहते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या करता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगले नेक्स्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से उससे अगले पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन उसको डबल पार्शियल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव है, जो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी कि ये पार्शियल है तो ये उससे भी ज़्यादा पार्शियल मतलब और ज़्यादा कम हो गया। इसी तरह इससे आगे भी अगर चेन होती तो वहाँ से अगली थर्ड कार्बन पे भी पार्शियल ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता, मतलब और ज़्यादा कम हो गया है। जो जो चेन बढ़ती जाएगी, ये जो पार्शियल नेगेटिव का जो इफेक्ट है, जो इस पार्शियल पॉजिटिव इसने क्रिएट किया ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो डाइपोल पहला बना, इसने अपनी पोलैरिटी को फर्दर आगे पूरी चेन में इंड्यूस कर दिया, प्रोपेगेट कर दिया, पोलराइज कर दिया। तो ये जो पोलराइजेशन हो रही है इस बॉन्ड की, फिर आगे वो इंडक्शन होती जा रही है, इंड्यूस होती जा रही है थ्रू आउट द चेन। तो इस चीज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि पोलैरिटी इंड्यूस इन अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको ये भी कह सकते हैं पोलराइजेशन। इंडक्टिव इफेक्ट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो डाइपोल बना, इसने अपनी पोलैरिटी को आगे चेन में जो है वो इंड्यूस कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, और जो जो चेन लेंथ ज्यादा होती जाएगी, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इसको अब देखें कि यहाँ पे जो है ये एरो शो करने का मतलब ये इसको विड्रॉ कर रहा है। फिर यहाँ पे देखें इस एन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस पे भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा ही है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डेफिशिएंसी होगी, तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, फिर आगे फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेशक ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये कार्बन की तरफ ज्यादा होगा। तो ये जो है कार्बन के ऊपर जब ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, और उससे अगले पे भी पार्शियल नेगेटिव होगा, लेकिन थोड़ा नेगेटिव होगा इस पार्शियल नेगेटिव के। तो इससे पता चला कि जो ये जो पोलराइजेशन इंड्यूस हो रही है, जैसे आपने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस पढ़ी हैं, कि पहला डाइपोल जो बनता है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है, तो उसको इंड्यूस डाइपोल बना देता है। सेम इस तरह ये दो कार्बन जो हैं, इनके दरमियान तो कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, इन दो कार्बन के दरमियान भी नहीं है, इन दो कार्बन के दरमियान भी नहीं है। तो इनमें जो पोलराइजेशन इंड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, वो इस क्लोरीन और इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन की वजह से ट्रांसमिट हुई है। ये पहला डाइपोल बना, उसने अपनी पोलैरिटी को आगे इंड्यूस किया, पोलराइज किया। इस इफेक्ट को हम कहते हैं, जो ये पोलराइजेशन इंड्यूस होती जा रही है मॉलिक्यूल में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की जो कि चूंकि हमने इसकी स्टेटमेंट कह लें या इसका कंसेप्ट सीखने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये दो टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन कौन से हो सकते हैं, बुक में देखेंगे तो काफी सारे लिखे, मैंने कुछ लिखे हैं। NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव होता है, साइनाइड जो है ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, फ्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये तमाम लिखे हैं वो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हैं। जब भी ये कार्बन के साथ अटैच होंगे तो ये विदड्रॉइंग इफेक्ट करेंगे। ये बात समझ आ गई है, इसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसको -I से रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरी इसकी टाइप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसको प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी कहते हैं। तो इसमें O माइनस है, COO- है, Cr3 है, R2C है, H, ये टर्शरी मतलब ये जो 3 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास R2CH है, RCH 2 3 4 2 3 4 3 और एक चौथा ही अटैच होगा। तो ये जो हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं ये समझ लें मिथाइल प्राइमरी जो होंगे कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन अगर इसके साथ अटैच हैं, ऐसे तमाम ये ग्रुप्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे। अब इस इफेक्ट की स्टेटमेंट और इसका कंसेप्ट समझने के बाद असल बात है इसकी वजह से प्रॉपर्टीज जो अफेक्ट होती हैं, प्रॉपर्टीज में जो चेंज आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके मुतालिक पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा याद रख लें, नेगेटिव आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ये वाले ग्रुप्स जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होंगे तो बेटा ये क्या करेंगे, ये एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। जब भी किसी एसिड के साथ ये कनेक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, उस एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये अगर आयनाइज होगा तो एसिड कहेंगे ना इसको, और आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ये जब आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा बेटा, एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब इसकी जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, वीक एसिड है, अब इसके साथ मैं लिख देता हूं क्लोरोएस्टिक एसिड, ये क्लोरोएस्टिक एसिड है। जब ये आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, CH2 COO- प्लस H पॉजिटिव। बेटा एसिड स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक बात याद रख लें कि एसिड जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक है। ये कंसेप्ट एक दफा सीखेंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये लोरी ब्रोंस्टेड जो है वो कंसेप्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर 8th चैप्टर में, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही वीक होती है। क्या मतलब, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करने वाला है, और ये जो इसका नेगेटिव आयन बनेगा इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस वीक है, क्या मतलब, ये दोबारा प्रोटॉन को गेन करके रिएक्शन रिवर्स कम करती है क्योंकि ये स्टेबल है। वीक बेस का मतलब याद रखें स्टेबल है, ये पहले भी मैंने किसी लेक्चर में बताया है। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसको अगर स्ट्रॉन्ग साबित करना हो तो उसकी कॉन्जुगेट बेस को वीक साबित कर दें तो एसिड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग साबित हो जाएगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं या अभी और भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये बात अभी एक दफा समझ लेंगे, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। अगर ये एसिटिक एसिड है, इसकी स्ट्रेंथ ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ये हाइड्रोजन आयन बन गया। इसको वीक एसिड क्यों कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड को, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस बनी है ये प्रोटॉन को दोबारा गेन कर लेती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो क्या बताया था मैंने, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगी उससे बनने वाला कॉन्जुगेट, या जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी जिससे वो बनी है वो एसिड क्या होगा, वीक। उल्ट क्या होगा, ये वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन को फौरन एक्सेप्ट करके वापस ले जाती है। इसके बाद इसकी वजह क्या है कि यहाँ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप हम देखें क्या है बेटा, देखें ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है तो ये ऑक्सीजन को भी, अगर इसको मैं ओपन लिखूं इसका इफेक्ट देखें ऐसे होगा, ये इधर डोनेट करेगा और ये इधर डोनेट करेगा, और ये समझ लें कि ऑक्सीजन को पुशअप करेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं डोनेट करे प्रोटॉन को, तो ये फौरन ही प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्यों, पीछे से ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। तो एसीटेट आयन वीक बेस क्यों है, क्योंकि इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये वीक बेस क्यों बन गया कि ये डोनेटिंग ग्रुप इस ऑक्सीजन को कह रहा है डोनेट, जैसे ही इसको ऐसे कह लें, एक बंदा कंजूस है, किसी को खैरात नहीं करना चाहता, उसका कोई दोस्त है वो उसको कहता है कि यार तुम खैरात करो, मैं तुम्हें जितने पैसे तुम्हारे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। तो ये उस तरह की सिचुएशन है कि डोनेटिंग ग्रुप इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को फैसिलिटेट कर रहा है या पुशअप कर रहा है कि तुम आगे डोनेट करो। किसको डोनेट करो, प्रोटॉन को। तो जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जल्दी कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस से बन जाएगा, तो ये एसिड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वीक एसिड। एक बात, अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये इससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड है,
क्लोरोएस्टिक एसिड एस्टिक एसिड से, ये देख लिखा हुआ है। इसकी वजह क्या है कि जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाती है क्लोरोएसिटेट आयन। अब ये जो नेगेटिव है, अब ये जो क्लोरीन है ये क्या है बेटा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। देखें CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये समझ लो इसके ऑपोजिट करेगा। ये समझ लो मैंने क्या कहा था, ये इस ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करेगा कि तुम डोनेट करो तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा। जबकि ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये उसको विड्रॉ कर रहा है क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। ये विड्रॉइंग ग्रुप इधर से विड्रॉ करेगा, ये इधर से करेगा तो इधर से करेगा। इसको ये समझ लें कि ऑक्सीजन डोनेट करना भी चाह रहा है तो ये क्लोरीन विड्रॉइंग उसको कह रहा है ना 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 तुम डोनेट ना कर देना, तुम डोनेट कर दोगे तो खुद भूखे मर जाओगे, तुम्हें फिर कौन देगा। ये समझ लें कि ये इसकी डोनेशन को फैसिलिटेट कर रहा है डोनेटिंग ग्रुप, और ये विड्रॉइंग ग्रुप इसकी डोनेशन को रिड्यूस कर रहा है, कंडेम कर रहा है खुद विड्रॉ करके, कि उसको विड्रॉ कर रहा है तो इस ऑक्सीजन के विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिस वजह से ये विड्रॉइंग ग्रुप इस ऑक्सीजन को विड्रॉ करने, लोन पेयर को विड्रॉ करेगा और ये इस प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, वीक बेस बन जाएगा। जब ये वीक बेस बन जाएगा तो ये एसिड क्या हो जाएगा फिर, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इससे पता चला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसके साथ लगा हो, जिस एसिड के साथ, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। जब विड्रॉ कर लेता है तो वो किसी प्रोटॉन को डोनेट कर नहीं पाता। जब कर नहीं पाएगा तो क्या बन जाएगा, वीक बेस, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या बात समझ में आई, क्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है एस्टिक एसिड से, क्योंकि इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस के साथ क्लोरीन लगा हुआ है और वो विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस क्लोरोएसिटेट आयन को वीक बेस बना देता है। और इस कंसेप्ट के मुताबिक जिसकी वीक बेस हो कॉन्जुगेट बेस, उसका एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जबकि एस्टिक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस बनी है वो एसीटेट आयन है, उसमें ये मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब किसी के साथ लगा हो, किसी बेस के साथ, तो वो उसकी बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो बेटा ये हमारा सिंपल सा जो शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, पेपर में आता है क्लोरोएस्टिक एसिड इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड देन एस्टिक एसिड। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। ये एक क्वेश्चन को हमने तफसील से समझा। अब हम बात करते हैं कि ये ऑर्डर है हमारे पास, फर्ज करें फ्लोरोएस्टिक एसिड। अब हम क्या बात करते हैं फ्लोरोएस्टिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें बनेगा फ्लोरोएसिटेट आयन और इसमें बनेगा क्लोरोएसिटेट आयन। अब जो पहले मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया उसमें एक डोनेटिंग था एक विड्रॉइंग था। अब ये दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो दोनों ही इस कॉन्जुगेट बेस को वीक बनाएंगे। ये भी वीक कॉन्जुगेट बेस है, ये भी वीक कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप लगा ना। मैंने कहा था जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो बेस को वीक करता है, तो बेस को वीक करता है। जब ये दोनों वीक बेसेस हैं तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो फिर कैसे बताएं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर आपने बताना होगा कि इन दोनों में से फ्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना होगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये जब ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ये ज्यादा वीक बेस बनाएगा, तो इसकी निस्बत ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी। याद रख ले क्या बताया मैंने कि जब आपके सामने दोनों विड्रॉइंग ग्रुप एक जैसे लगे हों तो फिर आपने ये फैसला करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन क्लोरीन, इस तरह ब्रोमीन की लग जाए, इसी तरह आयोडीन लग जाए, तो क्या करेंगे, सारों से नेगेटिव आयन बनेगा। मैं बना नहीं रहा, आपको अंडरस्टूड पता चल गया। तो चारों के आप नेगेटिव आयन बनाएंगे तो आप इनको कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे कि चारों में विड्रॉइंग ग्रुप जरूर लगा हुआ है लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगी और इससे बनने ये इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा या ये जो जिससे वो ये कॉन्जुगेट बेस बनी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जबकि आयोडीन से क्या बनेगा, आयोडीन से ये वाला नेगेटिव आयन बनेगा, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ तो करेगा लेकिन इतना स्ट्रॉन्गली नहीं करेगा जितना फ्लोरीन करता है, इसलिए इसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगी और ये सबसे वीक एसिड होगा इन चारों ऑप्शंस में से।
तो आप बता सकते हैं कि जब विड्रॉइंग ग्रुप सेम हो तो कौन सा फैसला करेंगे आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो हैलोजेंस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, फ्लोरो एस्टिक एसिड, फिर फ्लोरो उससे कम, ब्रोमो उससे कम, राइडो सबसे कम। उसके बाद एक ऑर्डर एक और लिखा हुआ है, यह है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड और यह 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इसमें से पूछ लेता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्यों। तो देखिए 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप तो सेम है, तो फिर कैसे फैसला करेंगे। यहाँ पे दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप सेम जरूर है, लेकिन पोजीशन का फर्क है, एक करीब है और एक दूर है। देखें कैसे, CH3CH, ये Cl और COOH, यहाँ Cl है इधर, ये देखें यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्लोरीन है और यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्लोरीन है। तो दोनों विड्रॉइंग ग्रुप हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एज कंपेयर टू प्रोपानोइक एसिड। अगर इसको हम प्रोपानोइक एसिड से कंपेयर करें, अगर फर्ज कर लेते हैं, तो प्रोपानोइक एसिड तो एक एसिड है लेकिन वीक एसिड है, क्लोरीन लग गया तो ये दोनों एसिड प्रोपानोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, इसमें डोनेटिंग ग्रुप है। मिथाइल, ये इथाइल है ना, तो इथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैंने कहा था। डोनेटिंग लगे हैं तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये तो वीक हो गया एसिड डोनेटिंग की वजह से। अब दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दोनों में चूंकि विड्रॉइंग ग्रुप सेम है। अभी मैंने बताया था कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप डिफरेंट हो तो फिर आप देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ चूंकि जो एलिमेंट सेम है तो आप फैसला करेंगे कि करीब कौन है और दूर कौन है। जो जितना करीब होगा वो ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और एसिड स्ट्रेंथ में ज्यादा इजाफा करेगा, जबकि जो दूर है, ये 3 पोजीशन में जो क्लोरीन है ये भी विड्रॉ करता है लेकिन इस 2 पोजीशन वाले क्लोरीन से कम विड्रॉ करेगा। तो इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगी और इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, क्योंकि ये करीब है ना। इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वीक होगी और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, और इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। वजह क्या बताइए, इसका आंसर में क्या लिखेंगे कि जो चेन लंबी होती जाए और जो विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा फासले पे होगा फंक्शनल ग्रुप के, उतनी उसकी जो है वो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी डायपोल की, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट होगा और यहाँ से कम होगा। तो याद रखें, जब विड्रॉइंग ग्रुप सेम हो तो फिर आप देखेंगे कौन करीब है और कौन दूर। जितना दूर हो उतना इंडक्टिव इफेक्ट, आपको मैंने बताया था कि उसकी ट्रांसमिशन कम होती जाती है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है 10 रेज़ पर 40 टाइम्स एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड। ये बात तो सेम है ना, हमने पढ़ा था एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड। तो अब ट्राइक्लोरो कर देंगे तो फिर क्या होगा, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड क्या होगा बताओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन को एक पहले यहाँ पे 1 क्लोरीन लगाया था, अब 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिए हैं, तो 3 क्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेंगे। 1 क्लोरीन ये है, 1 क्लोरीन ये है, 1 क्लोरीन, तो इससे बनने वाली जो कॉन्जुगेट बेस होगी, इससे बनने वाली जो कॉन्जुगेट बेस है COO- वो ज्यादा वीक होगी, क्योंकि ये विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेस को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा वीक बना देगा, बहुत ज्यादा वीक बना देगा। इसलिए ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड से 10 रेज़ पर 4 टाइम्स ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये बेटा आपने याद रखनी है कि 1 क्लोरीन लगा था तो ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड था एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन जब हमने 3 क्लोरीन लगा दिए तो ये इसकी एसिड स्ट्रेंथ में क्यों ज्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि 3 क्लोरीन ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। तो 1 क्लोरीन लगने से हमने कहा था कि डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो एसिड स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए 10 रेज़ पर 4 टाइम ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसके बाद बेटा देखें, एक हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन कि फॉर्मिक एसिड इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। इसकी वजह देखते हैं हम क्या होगी। अब एसिटिक एसिड को तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसके वीक एसिड होने की वजह क्या है कि इससे बनने वाला कॉन्जुगेट जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग किस वजह से है, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ बेस के साथ,
तो वो बेस को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो ये प्रोटॉन को सेट करके वापस चला जाएगा, इसलिए ये क्या है बेटा, वीक एसिड है। जबकि हम फॉर्मिक एसिड की बात करें उसमें जब आयनाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O फॉर्मेट आयन प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ मिथाइल है, मैंने कहा था मिथाइल है, मिथाइल की निस्बत हाइड्रोजन विड्रॉइंग है, याद रखें। हाइड्रोजन को एज कंपेयर टू मिथाइल या हाइड्रोजन की निस्बत मिथाइल को समझते हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जिस वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये वीक होगी, इसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, वीक कॉन्जुगेट बेस होगी, तो ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है 10 टाइम्स जो लेस एसिडिक है, ये कह लें फॉर्मिक एसिड 10 टाइम्स मोर एसिडिक है। उसकी वजह क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसके मुकाबले में हाइड्रोजन को अगर कंसिडर करें तो ये विड्रॉइंग है। तो इसलिए ये याद रखें, ये बेस स्ट्रेंथ को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, एसिड वीक हो जाएगा, और ये विड्रॉइंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वीक करेगा, और इसका एसिड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि आपने कॉन्जुगेट बेस को वीक साबित करना है अगर किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग साबित करना हो, ठीक हो गया। अब बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, ये मेलोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, याद रखें। इसको मैं बनाता हूँ, फर्ज करें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये मेलोनिक एसिड का दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसको प्रोपेन डाइओइक एसिड भी कहते हैं। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो इसे विड्रॉ करता है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से आसानी से चला जाता है, तो ये बन जाता है HCOOH CH2 और ये COO माइनस, ठीक है। एक प्रोटॉन चला गया, एक प्रोटॉन जब चला जाता है बेटा तो इसकी देखिए पीके वैल्यू कितनी है, 2.85, कितनी वैल्यू है इसकी, पीके वैल्यू 2.85। अब इसके बाद अब जब ये एक प्रोटॉन चला जाता है तो अभी प्रोटॉन एक और जा सकता है इसका, तो ये एक और जाता भी है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन गया है, क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनने की वजह से ये प्रोटॉन आसानी से अब नहीं जाएगा। इसको अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो ये इस तरह बनेगी CH2 COOH और COO माइनस, ये इस तरह कॉन्जुगेट। अब ये डोनेटिंग ग्रुप बन गया है, जब डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा तो आपको बताया डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, वो एसिड वीकनिंग इफेक्ट होता है, तो ये इसकी एसिड स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब ये एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी लेकिन चला फिर भी जाएगा, तो इसकी पीके वैल्यू कितनी है, दूसरे एसिड के प्रोटॉन आयनाइज होने की 5.70, इसकी कितनी है 2.85। जितनी पीके वैल्यू कम होती है उतनी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इस पहले प्रोटॉन का फर्स्ट इसकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू देखें, पीके वैल्यू जो है वो कम है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरे की जाके देखें, दूसरा प्रोटॉन ये आयनाइज करेगा, इस डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसकी प्रोटॉन आसानी से डोनेट नहीं होता, और इसकी पीके वैल्यू देखें 5.70 है। तो ये जो है दूसरी दफा आयनाइज होने की टेंडेंसी इसकी कम हो गई है प्रोटॉन को आयनाइज करने की, पहली दफा इसको प्रोटॉन को आयनाइज करने की सलाहियत ज्यादा थी, क्योंकि पहली दफा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जबकि दूसरे स्टेप में ये डोनेटिंग ग्रुप बन गया, जिस वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो दूसरे प्रोटॉन के आयनाइज होने की सलाहियत कम हो गई, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अच्छा, इस बात के को खत्म करते हुए हम एक और बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ बेटा एक टर्म यूज होती है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा ये बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसके थ्रू ऑपरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन क्लोरीन की जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेड पेयर के साथ उसकी स्पेस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या अट्रैक्ट कर सकता है, या कोई आइटम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, कहते हैं कि इसकी वैल्यूज में इतना ज्यादा डिफरेंस आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू और सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की जो पीके वैल्यू है उसके अंदर स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फर्क सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसमें एक और इफेक्ट हो सकता है कि इस नेगेटिव जब ये प्रोटॉन जाता है तो इस नेगेटिव इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये फील्ड स्पेस के थ्रू जो इफेक्ट ऑपरेट होता है
उस वजह से ये भी कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन यहाँ से जाएगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। देखें ये बनेगा CH2 COO माइनस COO माइनस, तो इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। इसलिए भी ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन इतनी फेवरेबल नहीं है, सेकंड आयनाइजेशन भी इनकी इतनी फेवरेबल नहीं है। तो इसका ये जो नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन है, ये इफेक्ट स्पेस के थ्रू ऑपरेट होगा, ये बॉन्ड के थ्रू नहीं हो रहा, बॉन्ड के थ्रू इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो कि बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, और जो फील्ड इफेक्ट है वो स्पेस के थ्रू ऑपरेट होता है। बाज़ वक़्त सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी नेगेटिव आयन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, वो नेगेटिव किसी को डोनेट करने के काबिल नहीं रहता। या तो इस वजह से याद रखें कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो पोलैरिटी है या ये जो इसका ऑपरेशन है बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि फील्ड इफेक्ट में सॉल्वेंट के थ्रू या स्पेस के थ्रू इन विद द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये दोनों सेपरेट नहीं हम डिस्कस कर सकते, इसको इकट्ठा ही नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ फील्ड इफेक्ट कह लें या अंडर द हेडिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था, इसके कंसेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एक और बात याद रख लें यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैंने तकरीबन करवा दिए 8-10। अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या मिथाइल अमाइन या सेकेंडरी अमाइन है ये। तो देखिए बेटा अमोनिया के पास लोन पेयर है, बेस क्या होती है, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे। इसके पास प्रोटॉन आया, इसके पास भी प्रोटॉन आया और इसके पास भी प्रोटॉन आया, तो जो सबसे पहले जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये इसके पास लोन पेयर के पास प्रोटॉन आता है तो इसको डोनेट कर देता है, लेकिन जब इसके पास आता है तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ ये नाइट्रोजन हो सकता है थोड़ी कंजूसी कर ले डोनेशन में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये आसानी से डोनेट नहीं करता। ये मिथाइल इसको पुशअप करता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डोनेटिंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ये जब ये डोनेट करेगा या पुशअप करेगा नाइट्रोजन को, यार नहीं इसको डोनेट करो कुछ नहीं होता, तो ये नाइट्रोजन जो पहले डर रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अब ज़्यादा खुशी से करेगा, तो इसकी बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो प्राइमरी अमाइंस अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होंगे। अब एक और मिथाइल लग गया है, अब इसका मुकाबला करें इसके साथ तो क्या होगा, याद रखें ये 2 मिथाइल लगने का मतलब 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। जैसे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड जो था, अब मैंने बताया था आपको कि 10⁴ टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। इससे क्यों कि क्लोरीन जब एक था तो 100 टाइम्स था, लेकिन जब 3 क्लोरीन लग गया तो विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ गया। सेम इस तरह 2 अमाइंस लग जाएंगे, 2 मिथाइल ग्रुप लगने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा पुशअप करेंगे, ये भी पुशअप करेगा ये भी पुशअप करेगा, तो ये इस लोन पेयर को ज़्यादा आसानी से डोनेट करेगा इसकी निस्बत भी, इसलिए ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो टर्शरी अमाइंस हैं वो भी अमोनिया की निस्बत तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लेकिन सेकेंडरी की निस्बत वो क्या हो जाती हैं, वीक। उसके अंदर जो है स्ट्रीक इफेक्ट आ जाता है, जो कि नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम स्ट्रीक इंडेक्स में जाके शायद डिस्कस करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा कर लिए बेटा, इसकी प्रैक्टिस करें। इनमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम्स में आए भी हुए हैं और आते भी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो रेजोनेंस का कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके भी बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। तो फिर हमें एरोमेटिक वाला चैप्टर पढ़ने या जहाँ जहाँ भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात जहाँ भी करेंगे वहाँ इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखें। अगर आपको टॉपिक पसंद आए इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें, और जो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।